हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। हम लोग डिस्कस करेंगे PT1 मेंस। आई होप कि ये पेपर आपने अच्छे से लिखा होगा। ठीक है, अगर पेपर उतना अच्छा नहीं गया ट्राई करो आप नेक्स्ट जो है टेस्ट में अच्छा करने का। इसी एनर्जी के साथ, जिस एनर्जी के साथ आपने पहला टेस्ट दिया हुआ है, उसी एनर्जी उसी एटीट्यूड के साथ आगे के जितने भी टेस्ट हों आप वैसे ही देते रहो और प्रैक्टिस करते रहो। देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन थे। मेरा एक सजेशन होगा कि आप वीडियो सोल्यूशन देखने से पहले एक बार दोबारा उस गलतियों को खुद से ट्राई करो, बिकॉज अगर आपसे मिस्टेक होगा तभी आप चीज़ों को सीख सकते हो। तो जो भी मिस्टेक आपने किया है दोबारा आप उसको प्रैक्टिस करो और फिर वीडियो सोल्यूशन में आपको जो है सजेस्ट करूंगा कि अगर वहाँ से भी आपको कुछ प्रॉब्लम सही से नहीं आ रहे हैं तो इन दैट केस आप जो है अप्रोच कर सकते हो वीडियो सोल्यूशन के लिए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन 1। इसमें पढ़ो, आप पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि हाउ मेनी पाई एंड सिग्मा बॉन्ड इज प्रेजेंट इन द गिवन कंपाउंड। ठीक है, थोड़ा बहुत ये दिक्कत कर सकता है जो अभी केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़े, बट मैं ये सजेस्ट करूंगा राइट, अभी सिग्मा और पाई बॉन्ड पे उतना ज्यादा फोकस होने की जरूरत नहीं कि कैसे बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, रेदर आपको पहचानने आना चाहिए कि ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है। जैसे मैंने बोला था कि अगर एक सिंगल लाइन दिखाया गया है ना तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज द सिग्मा बॉन्ड, और दो लाइन ये दिखाया गया तो इसमें से एक सिग्मा होगा एक पाई बॉन्ड होगा, करेक्ट। ऐसे ही तीन लाइन ऐसे दिखा दिया गया है तो इसमें से एक लाइन जो है सिग्मा बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेगा, अदर दो लाइन 2 पाई बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेंगे। ये बात समझ में आता है, अदर जो लाइन है पाई बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये पहले ही केस हम लोगों ने डिस्कशन में रख दिया था कि सिग्मा और पाई बॉन्ड को कैसे रिकॉग्नाइज किया जाएगा विद इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन द गिवन कंपाउंड। ठीक है, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या करना है, मैंने बोला था, सजेस्ट किया था आपसे कि जब भी आप सिग्मा और पाई बॉन्ड को काउंट करो तो पूरे मॉलिक्यूल को ओपन कर लो, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला के लिए जाओ और उसमें ध्यान रखना कि सभी एटम की वैलेंसी सेटिस्फाई करके हम लोग जा रहे हैं, तब आप इजीली गलती नहीं करोगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में अगर जाओ आप सिंपली क्या हो जाएगा, इसको मैं ओपन कर दे रहा हूँ, SC∏C ये हो गया। इसके साथ CH है तो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड मैंने ओपन कर दिया, कार्बन ने डबल बॉन्ड बना रखा है दूसरे कार्बन के साथ में और यहाँ हाइड्रोजन है। अब आप काउंट करो, पाई बॉन्ड तो दिख गया होगा आपको, तो 1 2 3 पाई बॉन्ड है। तो ऐसे अगर पाई बॉन्ड की बात करें तो आप थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन वैसे ही नेग्लेक्ट कर सकते हो, डिस्कार्ड कर सकते हो। तो हमारे पास बचता है ऑप्शन फर्स्ट एंड ऑप्शन थर्ड। अब पाई बॉन्ड की बात हो गई, सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं। तो मैं ये बोला था ये सिग्मा हुआ, 2 पाई बॉन्ड हुए, ये सिग्मा बॉन्ड हुआ, ये सिग्मा बॉन्ड हुआ, एक पाई बॉन्ड होगा, इसमें से एक सिग्मा। आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है। कोई है ऑप्शन इसमें, 3 पाई बॉन्ड एंड 7 सिग्मा बॉन्ड। क्लियरली आप देख सकते हो 7 क्या मैं लिख रहा हूं, सिग्मा बॉन्ड एंड 3 पाई बॉन्ड। इज देयर एनी ऑप्शन इज देयर? क्लियरली हम लोग क्वेश्चन 1 के लिए सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इतना क्रिस्टल क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखो, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब इसमें आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 2 में कि हाउ मेनी सेकेंडरी एंड टर्शरी कार्बन एटम इज प्रेजेंट इन द गिवन मॉलिक्यूल। मैं पहले ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, यहां तो ये सिंपल सा केस था कि अगर मुझे कंसीडर करना है प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी, क्या डिफिनीशन था कि अगर कार्बन 3 अदर कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो टर्शरी कहलाएगा, कार्बन 2 अदर कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो सेकेंडरी कहलाएगा, और कार्बन 1 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो प्राइमरी कहलाएगा। ये सिंपल सा बात था। अब देखो इसमें क्लासिफाई करते हैं हम लोग। ये वाले कार्बन को देखो, 2 का अदर कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ये 2 अदर कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ये 2 अदर कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ये 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये तो रहा सेकेंडरी। इसको क्या कंसीडर किया जाए, टर्शरी। इसको क्या कंसीडर किया जाए, सेकेंडरी। 3 कार्बन से जुड़ा था ना, ये हो गया सेकेंडरी, दिस वन इज सेकेंडरी, दिस वन इज सेकेंडरी। ठीक है, यहां पे आ जाओ फिर से 3 डिग्री कार्बन, देन 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, हियर इट इज 3 डिग्री कार्बन और बीच वाला भी 3 डिग्री कार्बन। अब सिंपली आप काउंट कर लो, पूछा गया कि हाउ मेनी सेकेंडरी एंड टर्शरी कार्बन एटम इज प्रेजेंट इन द गिवन मॉलिक्यूल। पहले सेकेंडरी काउंट कर ले तो 3 + 3 + 3 टोटल 9 सेकेंडरी कार्बन इज प्रेजेंट हियर। नाउ अगर टर्शरी की बात करें कि हाउ मेनी टर्शरी कार्बन इज प्रेजेंट, तो 1 2 3 आई थिंक 3 नहीं, एक यहाँ पे 4 है, तो टोटल 3 डिग्री कार्बन आपका क्या हो जाएगा इस केस में, 4। समझ में आ रहा है इतना बात, आपको क्लियर हो रहा है चीजें? ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 3 आप देखो। तो इन दैट सिनेरियो क्या पूछा गया है कि राइट द करेक्ट नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड। ठीक है, राइट द करेक्ट नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड, CH3 CH CH CH2 CH3। ठीक है, आप सिलेक्शन, नंबरिंग एंड द नेम, ये मैंने 3 पार्ट बोला था और तीनों क्रिस्टल क्लियर है, आपके दिमाग में बना हुआ है, तो आप गलती बिल्कुल नहीं करोगे इस केस में।
गलती बिल्कुल नहीं करोगे यहाँ पे। अगर मैं कंसीडर करूं इसको तो देखो क्या बोला गया था सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन के लिए, ये नॉर्मल एल्केन है तो फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, विद अ सिंपल सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोला गया था, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन कॉन्टेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। कौन सा सिलेक्शन हो जाएगा किस पेरेंट चेन का, देखो तो 1 2 3 4 5 6, इधर देख लो आप 1 2 3 4 5 ये 1 2 3 4 5 तो हम लोग उस चेन को सिलेक्ट करेंगे जो लॉन्गेस्ट होगा, ठीक है, लॉन्गेस्ट हो। अगर दो लॉन्गेस्ट आ जाते हैं तो उसको सिलेक्ट कर लेना जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हो। ये मैं नॉर्मल एल्केन केस के लिए बात कर रहा हूं, ठीक है, एल्केन के केस में, ठीक है। अब देखो इस केस में कैसे नेमिंग जाएगी, तो नंबरिंग कहां से इधर स्टार्ट होगी, नंबरिंग उस साइड से आप स्टार्ट करना जिस साइड से आपको सब्स्टिट्यूएंट पहले दिख जाए। बहुत लोग अल्फाबेटिकली देख रहे हैं कि कहां से अल्फाबेटिकली पहले, अल्फाबेटिकली पहले नहीं जाएंगे, पहले देखेंगे कि लोएस्ट सेट्स ऑफ लोकेंट मिलना चाहिए, जो भी ये ग्रुप जुड़े हुए हैं इनको लोएस्ट सेट्स ऑफ लोकेंट मिले। अब किस साइड से इसको लोएस्ट मिलेगा, अब इसलिए इधर से मैं नंबरिंग करूंगा तो इसको मैं 1 दे सकता हूं, ये 2 जाएगा, 3 जाएगा, 4 5 6 ये हो जाएगा। अच्छा नेमिंग किया जाए इसका, देख लो आप कैसे नेमिंग जा रहा है, तो इथाइल ग्रुप को अल्फाबेटिकली पहले लिखा जाएगा, ये बात तो सही है कि आप क्या करोगे अल्फाबेटिकली इसको इथाइल को पहले लिखोगे ओवर द मिथाइल। तो पहले लिखा क्या जाए 3 इथाइल, देखना आप ध्यान से 3 इथाइल क्या हो जाएगा 2,4 डाइमिथाइल, 3 इथाइल 2,4 डाइमिथाइल, 3 इथाइल 2,4 डाइमिथाइल क्या हो जाएगा, कितने कार्बन है देख लो आप, जो है 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो दिस विल बी हेक्सेन। इज एनी ऑप्शन इज देयर, देखो आप 3 इथाइल 2,4 डाइमिथाइल हेक्सेन, क्लियरली वी कैन गो फॉर द ऑप्शन 3, ठीक है। इस केस में कौन सा ऑप्शन करेक्ट था, तो फर्स्ट वन वाज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आप देख लो। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ द पाइरोल, पाइरोल हम लोग को चाहिए। पाइरोल का केस आपको पता है, मैंने मेंशन भी किया था, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, बहुत जगह ये क्वेश्चन में आएगा। जब आप जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे जीओसी आगे, तो वहां पे भी इसके बारे में डिस्कशन बहुत ज्यादा किया जाएगा। ये मॉलिक्यूल और एक और आता है पिरिडीन मॉलिक्यूल, आई थिंक लास्ट वाला पिरिडीन मॉलिक्यूल दिया है, तो पाइरोल इसको बोला जाता है, ठीक है। दिस इज आवर पाइरोल मॉलिक्यूल, ठीक है। इसी का बड़ा भाई है जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है, दैट इज पिरिडीन। नेक्स्ट कार्बन एटम विद दोनों के दोनों सिस्टम एरोमेटिक है, आगे डिस्कशन का पार्ट बनेगा व्हाई दे आर एरोमेटिक और इन दोनों के में क्या डिफरेंसेस है, ये सभी आगे का पार्ट बनेगा, आगे के डिस्कशन का पार्ट बनेगा, ठीक है। तो इसको बोला जाता है पिरिडीन। और मॉलिक्यूल क्या क्या है इसमें देख लो, उसको भी मैं नेमिंग कर ही देता हूं। इसको बोला जाता है थायोफिन, थायो मीन सल्फर, तो यहां से नेम आया है इसका थायोफिन। और एक लास्ट में जो दिया गया है आपको ये वाला, इसको हम लोग बोल रहे हैं फ्यूरॉन, ठीक है। इतनी सी बातें क्लियर है। नेम एक बार थोड़ा सा कॉमन नेम आपको ब्रश अप करके जाना पड़ेगा, बिकॉज दे कैन आस्क द कॉमन नेम, और धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे, ऐसा नहीं है कि अचानक से एक दिन में सीख जाएंगे, जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहेंगे हम लोग इसके कॉमन नेमिंग को सीखेंगे। जो इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स है उसका तो कॉमन नेम एटलीस्ट हम लोग को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑप्शन विल बी करेक्ट इन दैट केस, फर्स्ट वी कैन गो फॉर द ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन 5 के लिए जाते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 5 वंस अगेन पूछा गया है कि विच आईपेक नेम इज इनकरेक्ट अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड, ठीक है। तो हम लोग नेमिंग करते चलते हैं सभी कंपाउंड के केस में, और उसके बेसिस पे आइडिया लगाए जाएंगे कि विच नेम आईपेक नेम इज इनकरेक्ट। चले तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन देखना आप, तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है CH3CH डबल बॉन्ड CH CH2Cl, ठीक है। एक चीज तो ध्यान रखना कि आपको करना क्या है, देखो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो आपको नंबरिंग सच दैट करना है कि डबल बॉन्ड को जो है लोएस्ट, मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ सिंपल सा केस है कि जब भी मैं नंबरिंग करूँ तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट लोकेंट मिले। सिलेक्शन और नंबरिंग को मर्ज मत करना। लोग कंफ्यूज क्यों होते हैं, गलती क्यों करते हैं आईपेक नोमेनक्लेचर में, बिकॉज नंबरिंग वाले रूल को सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन के साथ मर्ज कर देते हैं, ठीक है। दोनों को मैं अलग बोलता हूं कि आप सिलेक्शन पहले कर लो और फिर नंबरिंग के लिए जाओ, क्योंकि नंबरिंग के लिए आपके पास दो ऑप्शन बचेगा, या तो एक एंड से होगा, दो ही एंड होंगे ना किसी भी चेन के लिए। तो अगर आप पेरेंट चेन सेलेक्ट कर पा रहे हो तो नंबरिंग इज गोइंग टू बी इजी। तो मैं यही बोलूंगा कि नंबरिंग और सिलेक्शन को सेपरेट ही रखो, पहले सिलेक्शन कर लो कि सिलेक्शन करने के लिए क्या क्या कंडीशन रखना है, और जब नंबरिंग किया जाएगा तब क्या रखा जाएगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट लोकेंट मिले, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को उसके बाद लोवेस्ट लोकेंट मिले, एंड देन सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट लोकेंट मिले। ये ऑर्डर मैंने बोला हुआ है, पहले भी हम लोग फॉलो करेंगे इस तरीके से। अब नंबरिंग किया जाए इस केस के लिए, देखो 1 2 3 4, इधर से 1 2 3,
तो ये बेसिकली क्या मिल रहा है हम लोग को, इधर से आओ या इस साइड से जाओ, डबल बॉन्ड को तो 2 ही मिल रहा है, लेकिन इधर से नंबरिंग करने पे डबल बॉन्ड को तो 2 मिल ही रहा है, साथ साथ में जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है उसको भी लोएस्ट लोकेंट मिल जा रहा है। यानी कि मैं अगर सेट्स क्रिएट करूं तो 2,1 आएगा, पेरेंट चेन तो एक ही है। तो इधर से अगर नंबरिंग आप करते तो ये क्या देता आपको, नंबरिंग देख लो, 2 इसको आता और 4 इसको आता, 2,4 विच विल बी करेक्ट, 2,1 विल बी करेक्ट। ठीक है, तो इसको नेमिंग कैसे लिखा जाए, 1 क्लोरो ब्यूट 2 इन, 1 क्लोरो, बहुत लोग इसको 2 ब्यूटीन लिखते हैं, 2 ब्यूटीन भी करेक्ट है। इस बेसिकली ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि आईपैक ने यही सजेस्ट किया है किसी भी लोकेंट को लिखो, किसी भी आप ग्रुप को लिखो तो इन दैट केस उसके जो लोकेंट है नंबर पोजीशन को उसके जस्ट सामने मेंशन करो। तो दिस ब्यूट कई लोग लिखते हैं, पुराने बुक्स में मिलेगा आपको 1 क्लोरो 2 ब्यूटीन भी मिलेगा और ब्यूट 2 इन भी मिलेगा। तो बेसिकली यहाँ पे तो 1 क्लोरो ब्यूट 2 इन दिया है, ये ऑप्शन करेक्ट। हमसे पूछा गया है कि इनकरेक्ट अमंग द फॉलोइंग, ये बहुत लोग गलती करते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जब भी पेपर दो ना, खासकर केमिस्ट्री के केस में ये लोग बहुत गलतियां करते हैं, जब भी इनकरेक्ट रहे ना तो उसको आप आंसर किल कर दो। क्वेश्चन जब भी पढ़ते रहो, पहले तो आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, सीखना पड़ेगा आपको क्वेश्चन कैसे पढ़ना है। क्वेश्चन आप जैसे ही पढ़ो आपको दिख जाए कि इनकरेक्ट ऑप्शन है तो इनकरेक्ट के लिए जाओ। ठीक है, क्योंकि बहुत लोग गलती करेंगे क्या, करेक्ट ऑप्शन अभी इनको दिख गया, इतना जल्दी रहता है, पेपर के टाइम में थोड़ा रहता है, हमारे दिमाग में प्रेशर रहता है कि जो है जल्दी हम लोग को आंसर लाना है, तो क्या करेंगे, ये नहीं देखे कि करेक्ट पूछा गया है कि इनकरेक्ट, पहला ऑप्शन पे गए, देखा करेक्ट है, मार के चले गए, और क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था, इनकरेक्ट। तो ये सब छोटी छोटी जो मिस्टेक है हम लोग को जो है बहुत जो है हार्मफुल कर सकती है मार्क्स के मायने में। ठीक है, तो आप इन सब चीजों को ध्यान रखो, मैं यही सजेस्ट करूंगा, अगर इनकरेक्ट पूछा हुआ है तो इसको आंसर किल कर दो क्वेश्चन में। ठीक है, आगे क्या ऑप्शन देखते हैं, इनकरेक्ट की तलाश करते हैं कि विच ऑप्शन विल बी इनकरेक्ट इन दिस केस। चलिए आइए देखते हैं ऑप्शन 2। देखो ट्रिपल बॉन्ड दिया हुआ है, CS2 दिया हुआ है, CS2 दिया हुआ है, Br दिया हुआ है, करेक्ट वन लेना। अब देखो इसमें नंबरिंग किधर से आ जाएगा, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप फॉलोड बाय डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड फॉलोड बाय सब्स्टिट्यूएंट, यानी कि नंबरिंग सच दैट करो कि डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट लोकेंट मिले। तो यहाँ पे तो ट्रिपल बॉन्ड है, देन सब्स्टिट्यूएंट की बात करेंगे तो इधर से स्टार्ट कर दो, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। जब सेट्स क्रिएट करोगे तो ये ऑर्डर आप ध्यान में रखना, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप फॉलोड बाय डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड फॉलोड बाय सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, इतना क्रिस्टल क्लियर है। तो देखो आप नंबरिंग कैसे करोगे, इसको मैंने 5 इसको दे दिया, 5 इसको नहीं देना है, कार्बन को नंबरिंग जाता है, हमेशा कार्बन को नंबरिंग किया जाता है। तो यहां पे केस क्या हो जाएगा, 4 ब्रोमो, देखो आप ध्यान से, ब्यूट 4 ब्रोमो ब्यूट 2 आयन, सही है। 4 ब्रोमो, यहां पे इन्होंने दिया है 1 ब्रोमो ब्यूट 3 आयन, अदर वे राउंड नंबरिंग किया है। ठीक है, सेट्स क्रिएट करोगे अदर वे राउंड तो इसको क्या मिल जाएगा, 3 मिलेगा और इसको मिलेगा 1। तो 3,1 सही है या 1,4 सही है, सम मत करने जाना, सम करोगे तो दोनों का सेम आएगा। मैंने बोला फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस देखा जाता है, पहला 3 है पहला 1 है तो इसको प्रायोरिटी दिया जाएगा। मैंने किसको दिया पहले नंबर, डबल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट लोकेंट। ठीक है, थर्ड ऑप्शन को देख लेते हैं। तो ये तो हम लोग का इनकरेक्ट पूछा था, तो वी कैन डायरेक्टली चूज द ऑप्शन सेकंड इज इनकरेक्ट। लेकिन अदर ऑप्शन भी वी कैन सी, अदर ऑप्शन क्या बोल रहा है इस केस में, देखो करेक्ट है कि नहीं। ठीक है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। अब नंबरिंग किधर से होगी, इधर से करोगे तो जो है लोकेंट डबल बॉन्ड को लेस ज्यादा मिलेगा, हम लोग को लेस लोकेंट देना है तो यहां से नंबरिंग स्टार्ट होगी। 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा पेंटा। पेंटा क्यों, बिकॉज 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो पेंटा 1,3 डाई, पेंटा 1,3 डाई, ये दिया हुआ है, बिल्कुल ऑप्शन 3 इज करेक्ट। फोर्थ की बात कर ले, फोर्थ के केस में क्या है, CH3 CH Br CH2 Cl Cl CH3, ये जाएगा। नंबरिंग किधर से करोगे, नंबरिंग लोग गलती क्यों करते हैं, बिकॉज अल्फाबेटिकली पता नहीं उनके दिमाग में कैसे बैठ गया, अल्फाबेटिकली पहले जाना है। ना, हमको पहले सेलेक्ट करना है लेस लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट, ये ध्यान में रखना। इधर से मुझे ज्यादा नंबर ऑफ लोकेंट दिख रहा है, पोजीशनिंग 1,2 ही है, यहाँ पे 2 पोजीशन पे ही मुझे मिल रहा है। ठीक है, इधर से भी 2 पोजीशन पे, लेकिन जब मैं इधर से नंबरिंग करूंगा 1 2 3 4 5, ये केस में देखो तो अगर मैं सेट्स क्रिएट करूं तो 2,4 आएगा। इधर से करोगे तो आपका आएगा 2,4,4, किसको सिलेक्ट किया जाएगा, इसको लिया जाएगा। ठीक है, अल्फाबेटिकली तब देखा जाता जब मैं इसको यहां से हाइड्रोजन हटा के एक ब्रोमीन लगा देता, तब आप करेक्ट होते उस केस में।
तब जब ये सेम सेट्स ऑफ लोकेंट हो जाता फिर अल्फाबेटिकली डिसाइड किया जाएगा कि कौन पहले आ रहा सब्स्टिट्यूएंट, उसको नंबर दे दिया जाएगा। बात क्लियर है? तो अब नेमिंग किया जाए। नेमिंग में पहले आ जाता है अल्फाबेटिकली, ये इस वजह से लोगों ने कंफ्यूज किया हुआ है इसको बहुत लोगों ने कि अल्फाबेटिकली पहले आ गया तो उसको नंबर कर दो। नहीं नहीं, हम लोग को जाना पड़ेगा लोएस्ट सेट्स ऑफ लोकेंट। एक लोकेंट क्रिएट करो, एक सेट्स क्रिएट करो जिसमें प्रिंसिपल फंक्शन होगा फॉलोड बाय डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड फॉलोड बाय सब्स्टिट्यूएंट, ये होना चाहिए। अगर ये सेम हो जाता है फिर आप इस चीज को केयर करो कि अल्फाबेटिकली किसको नंबर पहले देना चाहिए, इस बशर्ते कि ये कंडीशन फुलफिल करे, ये सेम हो जाए। तो इसको नेमिंग किया जाए 4 ब्रोमो 2,2 डाइक्लोरो पेंटेन, यही नेमिंग जाएगी बिल्कुल, डाइक्लोरो पेंटेन, सही है नेमिंग। तो ठीक है, तो ये बात समझ में आती है। 4 ब्रोमो 2,2 डाइक्लोरोपेंटेन, इज दिस ऑप्शन इज देयर। फोर्थ करेक्ट है हमारा। हम लोगों से इनकरेक्ट पूछा था तो वी कैन गो फॉर द ऑप्शन सेकेंड, वी कैन गो फॉर ऑप्शन सेकेंड। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट इनकरेक्ट नंबरिंग। ठीक है, इनकरेक्ट नंबरिंग, वन सेकेंड वही सेम मैं कहानी दोहराना चाहूंगा कि जब भी नंबरिंग आप फॉलो करो, नंबरिंग के केस में मैंने क्या बोला कि आप ऐसा देखो कि प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को लोएस्ट लोकेंट मिले, फॉलोड बाय डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड एंड फॉलोड बाय सब्स्टिट्यूएंट। ये नंबरिंग का रूल जाना चाहिए। यहाँ पे चूंकि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं प्रेजेंट है, केवल डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इन दैट केस क्या रूल फॉलो किया जाता है? अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ही प्रेजेंट है मॉलिक्यूल के अंदर तब इस रूल को समझना। यहाँ पे क्या किया जाता है, जनरली देखो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को लेके एक सेट्स बनाया जाता है, एक स्मॉलर सेट मान लो, ये पूरे सेट्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जब केवल और केवल डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कंसीडर किया जा रहा है कि किसको प्रायोरिटी देना है, तो डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड लेकर आप एक स्मॉलर सेट्स बनाओ। अब उस सेट्स में देखो कि क्या दोनों सेट सेम है। अगर दोनों सेट सेम हो जाते हैं तब इन दैट केस डबल बॉन्ड को प्रीफर किया जाएगा ओवर ट्रिपल बॉन्ड। बात समझ में आ रही है? मैं क्या बोला हूं कि अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का एक सेट्स क्रिएट किया गया और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट लोकेंट मिल जाए, दोनों को सेम सेट्स ऑफ लोकेंट मिल जाए किसी भी साइड नंबरिंग करने से, तो इन दैट केस डबल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग प्रीफर किया जाएगा, बशर्ते कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप उसमें ना प्रेजेंट। समझ रहा है कि इतनी बात? तो ये केस वही सिंपल सा है भाई। इसमें देखो फर्स्ट ऑप्शन देखना आप ध्यान से, क्या दिया गया इन्होंने इस तरीके से डबल बॉन्ड 1 2 3 4 5 और 6 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, ये ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। तब देखो नंबरिंग किधर से किया जाएगा, पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट नंबरिंग। तो अब इसलिए यहां से अगर मैं देखूं तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का जो सेट्स क्रिएट होगा 1,5 क्रिएट होगा। ऐसा देखो इन दोनों में कोई भेदभाव नहीं है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को, बशर्ते कि जब तक सेम सेट्स ऑफ लोकेंट नहीं आ जाते हैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को कंसीडर करने के बाद। तो आप इधर से भी जाओ तो 1,5 मिलेगा, इधर से भी जाओ तो 1,5 मिलेगा। ये तो बात समझ में आती है। तो क्या बोला गया कि अगर ऐसा कंडीशन जनरेट हो जाए तो डबल बॉन्ड विल बी प्रीफर ओवर द ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को प्रीफर करो, यानी कि दिस नंबरिंग इज करेक्ट, दिस नंबरिंग इज करेक्ट। हमसे इनकरेक्ट पूछा हुआ है, देखते हैं 1 बाय 1 केसेस देखते चलते हैं। सेकेंड ऑप्शन देख लो, सेकेंड का केस भी देख लेते हैं। सेकेंड में क्या दिया हुआ है इन्होंने, डबल बॉन्ड। ये यहां पे थोड़ा सा इनको दिक्कत किया है। दिक्कत क्यों है? बिकॉज ये नंबरिंग कहां से की है 1 2 3 4 5 6। अब देखो इस केस में मैंने बोला कि सेम सेट्स ऑफ लोकेंट क्रिएट होना चाहिए इंक्लूडिंग द डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को लेके। तो यहां से अगर मैं सेट्स देखूं तो 2,5 आ रहा है। क्या ये लोएस्ट सेट्स ऑफ लोकेंट है? एक बार चेक किया जाए अदर वे राउंड नंबरिंग देख के। तो यहां से इसको 1 मिल जाएगा, 1 2 3 4 1,4। किसका सेट्स स्मॉलर है? क्लियरली ये सेट्स स्मॉलर होगा। तो नंबरिंग किधर से प्रीफर किया जाएगा? इधर से। मैंने बोला जब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को मिला के सेम सेट्स ऑफ लोकेंट आ गया तब डबल बॉन्ड विल बी प्रीफर ओवर द ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे केस ऐसा नहीं है, आपको देखना पड़ेगा। यहां से नंबरिंग जो करेक्ट नंबरिंग होगी इस कंपाउंड के केस में करेक्ट नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 4 5 6, ये करेक्ट नंबरिंग होगी, ना कि ये जो नंबरिंग हुआ। तो इनकरेक्ट पूछा था तो सेकेंड इज इनकरेक्ट, सेकेंड हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आती है? और भी ऑप्शन देख लें, और भी क्या दिया हुआ है उसको भी एक बार मैच कराते चलते हैं हम लोग, देखते चलते हैं कि क्या थर्ड एंड फोर्थ में दिया हुआ है। तो थर्ड ऑप्शन में देखना, थर्ड में डबल बॉन्ड ये बना रखा है इन्होंने और लास्ट में ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड, 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड। तो 1 2 3 4 5 6 7 बिल्कुल सही है नंबरिंग। क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि इधर से देखो तो 1,3,6 मिला है, इधर से आते हैं तो 1 2 3 1,4 मिलता है। कौन सा नंबरिंग करेक्ट है? बिल्कुल 1,3,6 सही है, नंबरिंग तो बिल्कुल करेक्ट है, 3 करेक्ट है।
फोर्थ की बात कर लेते हैं, फोर्थ भी चेक कर लेते हैं। तो फोर्थ के केस में क्या नंबरिंग क्या है, देखो अब यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा इन्होंने मॉडिफिकेशन किया, जिस कहानी की बात हो रही थी। देखो अब यहाँ पे नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा क्यों किया, बिकॉज इधर से आने पे 1, 3, 6 मिल रहा है और इधर से जाते तो 1, 4, 6 मिलता। कौन सा अप्रोप्रिएट होगा, 1, 3, 6 ही तो ज्यादा अप्रोप्रिएट है। तो दिस नंबरिंग इज आल्सो करेक्ट। हमसे बोला गया था इनकरेक्ट, तो सेकंड विल बी इनकरेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो ये 6 सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फॉर द क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये रखा गया, इसको पूछा गया कि व्हाट विल बी द आईपीएक नोमेनक्लेचर ऑफ गिवन कंपाउंड। व्हाट विल बी द आईपीएक नोमेनक्लेचर ऑफ गिवन कंपाउंड, किया जाए ट्राई। तो इसमें इन्होंने रखा हुआ है, देखो आप सिंपली इस चीज को समझो। नंबरिंग किधर से स्टार्ट होगी, नंबरिंग सच दैट स्टार्ट हो जाए लोएस्ट सेट्स ऑफ लोकेंट मिले किसको, डबल बॉन्ड। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, ये तो सभी सब्स्टिट्यूएंट हैं। तो सबसे पहले आप देखो कि डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट लोकेंट मिल रहा है कि नहीं, किधर से नंबरिंग दे, इसको दिया जाए। अगर इसको मैं 1 देता हूं तो सब्स्टिट्यूएंट को तो 1 मिलेगा ही, साथ साथ डबल बॉन्ड को मिल रहा है, डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट दोनों को मिल रहा है। तो 1 2 3 4 ऐसे हो जाएगा, 5 6। अब इसको 3 बोला जाएगा, पहले अल्फाबेटिकली पहले लिखा जाएगा 3 ब्रोमो 1 क्लोरो 1 क्लोरो, क्या हो जाएगा, साइक्लो हेक्स 1 इन, दिस विल बी करेक्ट नेम। एनी ऑप्शन इज देयर, 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लो हेक्स 1 इन, सही है, 1 क्लोरो साइक्लो 1 हेक्स इन, विच ऑप्शन इज करेक्ट। हम लोग क्लियरली आप थर्ड ऑप्शन के लिए जा सकते हो। ठीक है, समझ में आती है इतनी बात। लेकिन देख लेते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप, तो इसमें बोला गया है कि आईपीएक नोमेनक्लेचर ऑफ गिवन कंपाउंड। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट आपको लेक्चर के टाइम चीजों को ध्यान में रखना है, क्या चीजें बताई जा रही है। ठीक है, देखो आप ध्यान से, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इधर से नंबरिंग जाएगी सच दैट कि डबल बॉन्ड को लोएस्ट लोकेंट मिले 1 2 3 4 5 6। तो 4, 4 डाइमिथाइल 4, 4 डाइमिथाइल 4, 4 डाइमिथाइल, क्या हो जाएगा, पेंट 1 पेंट 1 इन, सही है ना, पेंट 1। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है देख लो आप एक बार, विच ऑप्शन इज करेक्ट, फोर्थ वन। क्वेश्चन नंबर 8 के केस में फोर्थ वन इज करेक्ट। 9 भी यही ट्राई कर लेते हैं अपने लोग, 9 भी देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है आपसे। तो बोला गया व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ 4 मिथाइल हेक्स 5 इन 3 ऑल। तो आप बना लो, हेक्स दिया है तो 6 कार्बन होना चाहिए और 3 ऑल दिया है तो 1 2 3। मैं नंबरिंग कर देता हूं ताकि पोजीशनिंग किया जाए, 4 5 6। ठीक है, यहां पे अल्कोहल ग्रुप थर्ड पे लगा दो, थर्ड वाले पोजीशन पे अल्कोहल ग्रुप दे दो OH, क्योंकि 3 ऑल दिया हुआ है, 5 इन दिया हुआ है, डबल बॉन्ड यहाँ पे, और 4 मिथाइल दिया हुआ है। 4 मिथाइल कहाँ पे लगा दिया जाए, यहाँ पे। तो देख लो कोई स्ट्रक्चर है क्या, क्लियरली आप देख सकते हो, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। अदर का नेमिंग करोगे तो अदर के केस में देखो 2 ऑल आ रहा है, ठीक है, आपको 3 ऑल चाहिए। इसमें देखो तो आपको नंबरिंग, इसमें भी 2 ऑल मिल रहा है थर्ड वाले केस में, लेकिन थर्ड वाले केस में आपको जो है 2 मिथाइल मिला है, 4 मिथाइल नहीं। यहाँ पे आपको 4 मिथाइल मिलना चाहिए, ठीक है। और उसी तरीके से आप 1 2 3 4, इस केस में 4 ऑल आ रहा है लास्ट वाले केस में, फोर्थ वन की बात करें तो सेकेंड इज करेक्ट। कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है, तो इसमें बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए, आपको ऐसे ही अप्रोच रखना है, ठीक है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है चीजों को समझना, बस इसको आपको प्रैक्टिस देना पड़ेगा। जितने आपको असाइनमेंट दिए गए उसको दोबारा देखो, उसमें प्रैक्टिस करो, जो भी चीजें मिस की हो आपने उस चीजों को रिवाइज करो, ठीक है। आगे के केस में हो सकता है आपको फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड करके क्वेश्चन पूछे, चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप वाले, तो थोड़े से आपको सोचना पड़ेगा कि कौन कौन से केसेस में कहाँ पे स्पेशल सफिक्स यूज होगा, उसको रिवाइज करते जाओ। बहुत ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं होता है नोमेनक्लेचर में। मैं तो बोलता हूँ कि अगर ये किसी को पता चल गया ना ये चीज़, ये सेलेक्ट नंबरिंग का केस और सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन का, तो इन दैट केस बहुत कुछ रहता नहीं है इसमें करने के लिए, बहुत कुछ नहीं कर रहता है जब हम लोग नोमेनक्लेचर की बात करते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। पूछा गया है कि कंपाउंड हैविंग स्ट्रेट चेन ऑफ द 5 कार्बन has 1 ketone group and 2 methyl group at different carbon atom, ठीक है। 2 methyl group क्या हो सकता है, देखो आप 5 कार्बन एटम में कीटोन होना चाहिए, तो कीटोन के लिए मुझे या तो यहाँ पे पोजीशनिंग मैं कर सकता हूँ या इसकी पोजीशनिंग यहाँ पे किया जा सकता है।
यहां पे करोगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा। सही समझ में आ रहा है? यहां पे भी करोगे एल्डिहाइड, बात बराबर ही है। तो इन दोनों पोजीशन पे नहीं किया जा सकता, ये दो तरीके का कीटोन बनाया जा सकता है। अब बोला गया है कि इसमें कि स्ट्रेट चेन ऑफ 5 कार्बन एटम हैज 1 कीटोन एंड 2 मिथाइल ग्रुप ऑन द डिफरेंट कार्बन एटम। तो डिफरेंट कार्बन एटम पे रख दो 5 कार्बन, एक तो ये रहा। और क्या किया जा सकता है? इसमें किया जा सकता है डिफरेंट कार्बन एटम पे। दोनों की नेमिंग कर दो, देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें से दिया है। 1 2 3 4 5, तो हो जाएगा 2,4 डाइमिथाइल, 2,4 डाइमिथाइल क्या हो जाएगा? पेंटेन 3 ई हट जाएगा बिकॉज ये ओ से स्टार्ट हो रहा है 3 इसकी नेमिंग किया जाए तो 1 2 3 4 5 3,4 डाइमिथाइल, डाइमिथाइल पेंटेन 2 हो जाएगा, ई हट जाएगा यहाँ पे, पेंटेन 2 हो जाएगा। कोई ऑप्शन है इसमें से? देखो कोई ऑप्शन है? 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन 3 2,4 डाइमिथाइल पहला ऑप्शन दिया हुआ है। 2,4 डाइमिथाइल 3 ऑक्सो पेंटेन। ऑक्सो क्यों होगा? ये तो हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, तो ये तो गलत हो जाएगा। 3,4 डाइमिथाइल पेंटेन। तो इस दोनों में से अगर कोई ऑप्शन दिया है तो उसको देखा जाए, उसको ऑप्शन को देखा जाए कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है? सेकंड। तो फॉर द क्वेश्चन नंबर 10 सेकंड विल बी करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के तरफ। ठीक है, तो ये तो रहा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात। अब आगे चले फिजिकल में मोल कॉन्सेप्ट। क्या आप आई होप कि आपने इसको अच्छे से लिखा होगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें पूछा गया है कि 3 डिफरेंट कंटेनर कंटेनिंग 3 डिफरेंट गैसेस। ठीक है, और इस गैसेस के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है इसको भी देखते चलते हैं। फॉलोइंग पैरामीटर। कंटेनर फर्स्ट के बारे में क्या बोला इन्होंने कि 6 ग्राम ऑफ H2 गैस लिया गया है। ठीक है, 8 एटीएम और 273 केल्विन, तो ऑलमोस्ट एसटीपी का कंडीशन है। तो मैं क्या निकाल सकता हूँ? 6 ग्राम अगर दिया हुआ है, 1 ग्राम H2 का एक मोल H2 का कितना हो जाएगा? मोलर मास 2 ग्राम हो जाएगा। तो 2 ग्राम पर मोल। मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ? बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2। तो कितना हो जाएगा बता सकते हो आप? 3 मोल्स ऑफ H2। कंटेनर 1 में 3 मोल्स ऑफ H2 प्रेजेंट है। सेकेंड कंटेनर की बात करते हैं। व्हाट अबाउट सेकेंड कंटेनर? तो सेकेंड में बोला है कि जो वॉल्यूम V1 V2 दिया हुआ है कंटेनिंग 2 मोल ऑफ CO2, 2 मोल ऑफ CO2 है। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तो जो प्रेशर है वो प्रेशर 2 atm। PV = nRT। V को निकालना है तो 2 मोल्स रख दो। यहाँ पे जो भी है वैल्यूज रखते जाओ। 0.0821 टेम्परेचर को रख दो, जो गिवन टेम्परेचर 273 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। तो ये ध्यान में रखना, ये भी टेम्परेचर भी चेंज हो गया, प्रेशर भी चेंज हो गया। तो यानी कि अगर मैं इसको कंसीडर करूं 273 × 2 मैं बोल सकता हूं, ऐसा लिखा जा सकता है। मैं एक बार लिख देता हूं इसको क्लियरली। देखो V = 2 मोल्स दिया हुआ है, ये 0.0821 हो गया। टेम्परेचर आपका 273 × 2। क्यों मैं लिख रहा हूं इसको? बिकॉज 273 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। और प्रेशर इन्होंने क्या दिया हुआ है? तो प्रेशर आपका 2 atm है, 2 atm। तो आप इसको कैलकुलेट कर लो। आई थिंक ये आ जाएगा वही 22.4 × 2, वही सेम आ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 22.4 × 2 आ जाएगा, यही आएगा आपका। मतलब जो है ये 3 मोल्स 2 मोल्स के बराबर ही होगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो थर्ड में आपसे पूछा गया है, बोला गया है कि 24 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 एट द 0 डिग्री सेल्सियस एंड 760 टार। तो ऑब्वियसली इसको आप ले जाओ 24 × 10⁻23 डिवाइड बाय 6.023 × 10⁻23। हाउ मच मोल यू विल गेट? 4 मोल्स यू विल गेट। 4 मोल ऑफ O2 यू विल गेट, राइट। यहाँ पे 2 मोल ऑफ CO2 था। अब सिंपल सा केस है, देख लो किसमें वॉल्यूम ज्यादा होगा। एवोगाड्रो लॉ आता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स इसके ज्यादा है एट गिवन कंडीशन पे, हम लोग बोल सकते हैं वॉल्यूम इसका ज्यादा होगा। तो किसका सबसे ज्यादा है? देखो आप 4 3 2, तो हम लोग ऑप्शन क्या सेलेक्ट कर सकते हैं? थर्ड फॉलोड बाई फर्स्ट फॉलोड बाई सेकेंड, यानी कि विच ऑप्शन विल बी करेक्ट? क्लियरली वी कैन गो फॉर द ऑप्शन सेकेंड। ठीक है, तो ये देख लो, ये सिंपल सा कैलकुलेशन है। आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है और उसके बेसिस पे ऑर्डर निकालना है वॉल्यूम का, कि जो है वॉल्यूम का क्या ऑर्डर होगा। आई थिंक ये सबने किया होगा, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। इसमें भी आपको बहुत ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। क्या बोला गया है? एस्पिरिन हैज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H8O4। हाउ मेनी एटम्स ऑफ द ऑक्सीजन आर देयर इन द टेबल वेइंग 360 mg। ठीक है, अप्रोच देखेंगे इस केस में, बट थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ एस्पिरिन मॉलिक्यूल, क्योंकि एक बार जेई ने क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन इस तरीके से था ऑर्गेनिक कंपाउंड का कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन COH ग्रुप।
तो COH ग्रुप और जो है कंटेन करता है एस्पिरिन। एक बार मैं जस्ट स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ, ऑल्दो इस क्वेश्चन के लिए स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं पहले बताना चाह रहा हूँ। ये स्ट्रक्चर आप जानो या ना जानो, ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए। ये कुछ इस तरीके से एस्पिरिन मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। इसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। एस्पिरिन की भी कहानी है, आगे हम लोग आके देखेंगे। और हो सकता है अगर आपको जो है IIT में जाओ तो प्रिपेयर करने का भी मौका मिले एस्पिरिन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये केस है एस्पिरिन मॉलिक्यूल का। आप देखो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन अ टेबलेट वेगिंग इन अ टेबल वेगिंग 360 mg, ठीक है। तो जो है टेबलेट होगा, वहां पे जो है इन्होंने मेंशन किया हुआ है टेबलेट वेगिंग 360 mg। तो 360 mg, पहले आप इसका मोलर मास निकाल दो। मोलर मास कितना होगा कैलकुलेट कर सकते हो, फॉर्मूला दिया हुआ है इन्होंने C9H8O4, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है। अब इसका यूज कर लो, यूज कर लो, कितना आ जाएगा, ये 180 ग्राम आई थिंक आएगा, ठीक है। 180 ग्राम आएगा, ठीक है। मोलर मास हो गया एस्पिरिन का। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाला जा सकता है क्या, बिल्कुल। इन्होंने वेट दिया है 360 mg, तो इसको आप ग्राम में कन्वर्ट कर दो। mg मींस 10⁻³ ये हो गया ग्राम, और इसको आप कन्वर्ट कर दो, इसको डिवाइड कर दो इससे, तो इससे जो है 180 ग्राम पर मोल आ जाएगा, ग्राम पर मोल। ग्राम ग्राम गेट कैंसिल, आप मोल में आपको आंसर मिल जाएगा, ग्राम ग्राम गेट कैंसिल। यहां से कितना हो जाएगा 2 × 10⁻³ मोल्स। किसका मोल्स मैंने निकाला है, एस्पिरिन मॉलिक्यूल का, ठीक है। क्रिस्टल क्लियर है। अब इस मॉलिक्यूल्स के ये जो है मोल्स, क्या मैं बोल सकता हूं, एस्पिरिन मॉलिक्यूल, ठीक है, ये निकाला गया है। अब इससे आप क्या निकाल दो कि कितने मॉलिक्यूल्स एग्जैक्टली होंगे। 1 मोल की वैल्यू पता है आपको, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स of aspirin is equal to how much you will get, this is 2 × 10⁻³ मोल्स दिया है। मोल्स को आप मल्टीप्लाई करो, एक मोल क्या दिखाता है एवोगाड्रो नंबर को, तो 6.023 × 10⁻23 ये हो गया। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन दिस मच अमाउंट ऑफ द एस्पिरिन। तो एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम है, 4। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम भी यहीं पे कैलकुलेट कर लो भाई। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम क्या हो जाएगा, आप इस केस में देखो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 × 2 × 10⁻³ × 6.023 × 10⁻23 कैलकुलेट कर सकते हो। ये 10⁻20 आएगा, और 8 × 6, तो कोई आंसर है ऐसा 4.8, देख लो और कोई मैच ही नहीं कर रहा उस टाइप के। 4.8 निकालोगे भी तो आप वही आएगा × 10⁻21। विच ऑप्शन विल बी करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन के लिए जा सकते हो, ठीक है। तो इसमें बहुत कुछ करने के लिए नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो आप, इसमें बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। देखो हम लोग, 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन कंटेन एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम। 1 ग्राम एटम का डिफिनीशन सर ने बताया होगा। 1 ग्राम एटम क्या होता है, 1 मोल एटम होता है, कोई दिक्कत नहीं। 1 ग्राम एटम बताता है 1 मोल ऑफ एटम, ठीक है, ये तो समझ में आया होगा। तो 1 ग्राम एटम ऑफ द कंटेन एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम, बिल्कुल करेक्ट है, एब्सोल्युटली करेक्ट है फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड देखो आप, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कंटेन एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। 1 मोल, ऑब्वियसली 1 मोल तो हम लोग एवोगाड्रो नंबर को ही बोलते हैं, तो सेकंड इज आल्सो करेक्ट। थर्ड में क्या बोला गया है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस कंटेन एवोगाड्रो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस क्या होता है, H2 होता है। अगर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस आपने लिया है तो इसमें तो जो है 2 मोल्स ऑफ 2 एवोगाड्रो नंबर ऑफ होगा ना, एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स होना चाहिए, क्योंकि एक मॉलिक्यूल्स तो 2 एटम कंटेन किया हुआ है, 2 हाइड्रोजन एटम। अगर 2 हाइड्रोजन एटम है तो अगर 1 मोल हाइड्रोजन में लूंगा तो ऑब्वियसली 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम होगा। अगर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस लिया जा रहा है तो 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम होगा। बात समझ में आता है, यानी कि थर्ड इज इनकरेक्ट, यही हमसे पूछा गया है। तो करेक्ट इनकरेक्ट की कहानी, आपसे गलती अगर हो रही है तो उसको सुधारना पड़ेगा, जितना जल्दी हो सके आप उसको सुधारो। लास्ट भी देख ले, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन विल वेग नियरली 0.547 ग्राम। ऑब्वियसली इसको आप जब कैलकुलेट करोगे 1 मोल के लिए तो यहां से निकल के आ जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का इन्होंने मास दिया हुआ है 9.8 × 10⁻23। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 6.023 × 10⁻23, आपको नियर बाई वैल्यू कितना आ जाएगा, 54 के आसपास आएगा, 0.54 ये आंसर दिया हुआ है। तो ये करेक्ट है फोर्थ के लिए। अगर थर्ड हमारे ऑप्शन आ ही रहा है तो फोर्थ की देखने की जरूरत नहीं थी, बट हाँ एक बार क्रॉस चेक करना भी जरूरी है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर ले तो बोला गया कि द प्रेशर ऑफ गैस हैविंग 2 मोल ऑफ
2 मोल इन द 14.4 लीटर वेसल्स एट 546 केल्विन। ठीक है, तो सेम कहानी है। आप क्वेश्चन नंबर 14 के केस में लगाना है आपको पीवी इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, यूनिवर्सल गैस लॉ। तो यहां से आपको जो है क्या निकालना था, प्रेशर ऑफ द गैस हैविंग द, तो ये हो जाएगा एनआरटी बाई वी। मैं लिख देता हूं पूरा ही। नंबर ऑफ मोल्स दे हैव गिवन 2। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स दे हैव गिवन 2। इसको आप 0.082 ले लो, लेकिन अगर मान लो वैल्यूज इन्होंने बहुत क्लोज नहीं रखा हुआ है तो आप जो है इसको 1/12 भी रख के सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जब क्लोज वैल्यू रहेगा तब 0.082 रखना। जैसे मान लो एक आंसर दिया 2.02, 2.04, तब आपको जो है इसका एग्जैक्ट वैल्यू रखना पड़ेगा। अदरवाइज अगर जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये बहुत डिफर कर रहे हैं, 1 ATM, 2 ATM, 3 ATM, वी कैन गो फॉर अप्रोक्सीमेशन फॉर आर। उसको 1/12 आप रख लो। टेम्परेचर 546 रखा जा सकता है, और जो वॉल्यूम है ये आपको दिया गया है 44.8। अब इसमें एग्जाम बैठ मत जाना कैलकुलेशन करने की, चलो अब मानी के रहेंगे हम लोग सेकेंड डिजिट तक आंसर निकाल के। जब ऑप्शन आपके सामने है तो नियर बाई वैल्यू निकालना। कैसे नियर बाई वैल्यू निकाला जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 6 से। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आएगा, नियर बाई वैल्यू देखो आप 24 आ रहा है, 26 आएगा, तो यानी कि 260 आएगा, 260 आएगा। तो 260 और ये 546 है, अराउंड 2 के आसपास में आ रहा है। तो ऑप्शन में आपको 1, 2, 3 ATM दिया, तो नियर बाई 2 ATM निकालो ना। अब बैठ के कैलकुलेशन मत करते रहना, अदरवाइज जो है आपको अदर भी सब्जेक्ट भी सॉल्व करनी है, इसके भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो जहां पे भी लगे कि कैलकुलेशन फास्ट बनाया जा सकता है उसको बनाओ, बशर्ते कि मिस्टेक ना हो। कैलकुलेशन मिस्टेक से जो है बहुत ज़्यादा दुख होता है। कैलकुलेशन हम लोग को आंसर आते हुए कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है तो बहुत दुख करता है वो क्वेश्चन। बट यही मैं बोलूँगा आपसे कि इन दैट सिनारियो आप कैलकुलेशन जहाँ पे भी थोड़ा सा सिस्टमाइज वे में रख सकते हैं, थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हो, उसके लिए जाओ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्या दिया है, अ गैसियस मिक्सचर contains 75% O2 and 25% unknown gas by moles. If the average molar mass of the mixture is 40 ग्राम पर मोल, the molar mass is unknown. ठीक है, तो इन दैट केस अननोन गैस के बराबर निकालना है। तो एक इसमें देखो आप सिंपल सा आइडिया हमारे लिए जाता है। O2 दिया है, O2 का जो है मोलर मास हो जाएगा 32। ठीक है, ये बात समझ में आता है। और दूसरा एक अननोन गैस दिया है जिसको मैं मोलर मास ले लेता हूँ। ठीक है, मोलर मास में ले लेता हूँ। अब इसमें एवरेज दिया है 40 ग्राम पर ml के, 40 ग्राम दिया हुआ है, तो यानी इसको जो है कैलकुलेट करते हैं हम लोग, देखते हैं कैलकुलेट करके। देखो आप किस तरीके से कैलकुलेशन जाएगा। एवरेज मोलर मास, इसको मैं ऐसे लिख दूं, एवरेज मोलर मास इज इक्वल टू M1N1, अगर मिक्सचर ऑफ गैसेज है M2N2 प्लस M3N3 एंड सो ऑन, ये चलते जाएगा। जितने भी मिक्स जो है कंपोनेंट है N1, N2, N3, ये चला जाएगा आपका। ठीक है, जितने भी कंपोनेंट होंगे, यहाँ पे 2 ही कंपोनेंट दिया है जिसका एवरेज मास इन्होंने 40 ग्राम पर मोल रखा है। M1 कितना हो जाएगा, अगर ऑक्सीजन में कंसीडर करता हूँ गैस है, ये 75% है, और दूसरा M2 जिसका मोलर मास मुझे नहीं पता है लेकिन ये 25% है। ये आइडिया है मुझे, इसको आप कैलकुलेट कर लो, किया जा सकता है कैलकुलेट। तो कैलकुलेट करोगे, देखें हम लोग 4000, इसको मल्टीप्लाई कर देना 32 × 75, या इसको और सिंप्लीफाई यहीं पे किया जा सकता था ना, यहीं पे हम लोग कर सकते थे ऐसे। इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ, ऐसे ब्रेक कर देता हूँ ना, डिवाइड बाई 100। ठीक है, ये 4 चला गया यहाँ पे, और ये 3 चला गया, ये 4 चला गया। ठीक है, 4 को आप इधर लेते हो। ठीक है, 4 को इधर लेते हो तो 160 दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 696 प्लस ये 96 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 64। ये इज इक्वल टू 64। एनी ऑप्शन इज देयर, 64 है क्या किसी में? थर्ड इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के। ठीक है, ये भी अच्छा प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 16 भी एक अच्छा प्रॉब्लम है। क्या बोला गया है, क्या लीटर ऑफ मिल्क वेट 1.032 kg, इतना एक जो है मिल्क लिया गया और उसका वेट इतना था। तो बटर फैट्स इज कंटेन टू एक्सटेंट ऑफ 4% बाई वॉल्यूम हैज अ डेंसिटी ऑफ 800 ग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो द डेंसिटी ऑफ फैट फ्री स्किम्ड मिल्क इज अप्रोक्सीमेटली। तो बेसिकली हम लोग को क्या निकालना है ना, जो मास है, मास निकाल दो आप, मास ऑफ स्किम्ड मिल्क। अब इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर देना। स्किम्ड मिल्क उसको बोला जाता है जिसमें क्या किया जाता है, फैट्स निकाल दिया जाता है।
और एक कई जिसको टोन्ड मिल्क भी बोला जाता है, ठीक है, उससे फैट्स निकाला जाए। डबल टोन्ड मिल्क होते हैं, तो डबल टोन्ड मिल्क को जो है 2% तक फैट्स निकाला जा सकता है, ठीक है। इंडस्ट्रीज लेवल पे क्या करते हैं वो लोग, जो फैट्स होता है निकालते हैं। फैट्स में क्या होता है, तो फैट्स में अनसेचुरेशन होता है, जो कि उसको मतलब अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप रखते हो, फैट्स की खासियत ये होती है कि उसमें डबल बॉन्ड होते हैं। अनसेचुरेटेड डबल बॉन्ड अगर है तो हाईली रिएक्टिव होंगे, ठीक है। तो उसको अगर जितना आप कंपोनेंट कम रखोगे उतना ही रिएक्शन उसका कम होगा। इसीलिए जो पैकेट मिल्क है ना, आप देखोगे कई कई हफ्ते रखा जा सकता है, लेकिन जो मिल्क निकाला गया रहता है, मतलब नॉन स्किम्ड मिल्क जो रहते हैं, उसको आप ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द फैट जो उसमें प्रेजेंट है। तो देखो आप क्या केस होता है कि मास ऑफ स्किम मिल्क हम लोग बेसिकली कैलकुलेट करना है, अगर वो कैलकुलेट हो जाता है तो हम लोग निकाल सकते हैं। अच्छा देखो, बटर फैट्स हैज कंटेन एक्सटेंट ऑफ 4% बाय द वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर मैं अज्यूम करूँ 1000 लीटर लिया जाए, इसको क्या 1000 लीटर लिया जाए, अगर मैं 1000 लीटर लेता हूँ, ठीक है, 1000 लीटर, ठीक है, तो 1 मीटर की होगा, इसका वॉल्यूम 4% हमारा फैट्स है, तो 4% कितना हो जाएगा ये आप एक बार देख लो, 4% हो जाएगा इसका, यही तो होगा। तो 4% यानी कि 40 लीटर, या 1 मीटर क्यूब भी रख लेते हैं ना इसको। 1 मीटर क्यूब अगर मैं कंसीडर करूं वॉल्यूम, तो 1 मीटर क्यूब का कितना हो जाएगा 4%, 0.04, ठीक है। अब इन्होंने क्या दिया हुआ है, मास ऑफ फैट्स निकाल दो आप, मास ऑफ फैट, ठीक है, मास ऑफ फैट कितना हो जाएगा, मास ऑफ फैट दैट इज इक्वल टू 800 kg, 800 kg डिवाइड बाई 1 मीटर की मास डेंसिटी इनटू वॉल्यूम में कर रहा हूं, तो डेंसिटी 800 दिया हुआ है और वॉल्यूम कितना मैं बोला हूं 0.05, तो यानी कि अगर आप निकालोगे 32 kg हो जाएगा 1 मीटर क्यूब में, ठीक है। तो ये तो जो है मिल्क वेग दिया हुआ है 1.03 kg, ठीक है, 1 लीटर दिया हुआ है, मुझे कितना के लिए निकालना होगा 1 मीटर क्यूब के लिए। तो अगर मैं 1 लीटर कंसीडर करता हूं मिल्क, तो इतना ग्राम केजी दिया हुआ है आपका टोटल मिल्क का वेट। अगर 1000 लीटर लिया जाए यानी कि 1 मीटर क्यूब अगर मैं मिल्क लेता तो उसमें कितना वेट होता, 1.02 यही होता, 1.032 इतना केजी मिल्क होता। अब इसमें से क्या बोला जा रहा है 32 केजी आपका फैट्स हो गया, तो फैट्स को माइनस कर दो, तो जो है मास ऑफ स्किम्ड मिल्क कितना हो जाएगा, यहीं पे मैं कैलकुलेट कर देता हूं, देखना आप ध्यान से। मास ऑफ स्किम्ड मिल्क कितना हो जाएगा 1032, ये टोटल वेट माइनस मास ऑफ द फैट, मास ऑफ द टोटल मिल्क माइनस मास ऑफ द फैट दैट इज इक्वल टू 100, यही हो जाएगा। अब मुझे निकालना है क्या, द डेंसिटी ऑफ द फैट फ्री स्किम्ड मिल्क। तो डेंसिटी कैलकुलेट किया जाएगा किससे, तो टोटल मास हो गया आपका 1000, मतलब फैट फ्री जो मिल्क है उसका मास 1000 kg, और कितने में प्रेजेंट है, इसका अमाउंट कितना लिया गया है, मीटर क्यूब कितना लिया गया, देख लो आप 1 मीटर क्यूब में लिया गया। 1 मीटर क्यूब से 4% हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल दिया है, ये तो बात समझ में आना चाहिए, 4% ऑलरेडी निकाल दिया गया। तो इसको कैसे आप निकालोगे, 960 इंटू 1000, यही तो करोगे, 960 इंटू 1000 कैलकुलेट कर लो इसको कितना आ जाएगा। तो ये जो है कैलकुलेट करोगे अराउंड 10 ये वैल्यू देगा 1041 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है, पर मीटर क्यूब। क्यों ऐसा मैंने किया 960 क्यों, बिकॉज द वॉल्यूम विल डिक्रीज ना, 4% क्या हो जाएगा उसका, 4% आ गया ये फैट्स, तो फैट्स का मास तो माइनस करना पड़ेगा, फैट्स का जो वॉल्यूम है, सॉरी फैट्स का वॉल्यूम वो मैंने माइनस कर दिया, तो फैट्स का वॉल्यूम माइनस करने के बाद ये 960 देगा, इसको आप कैलकुलेट कर लो, तो आई थिंक ये वैल्यू आपको मिल जाएगा, ठीक है, कैलकुलेशन आप कर लेना। तो मैंने क्या किया 1 मीटर क्यूब इस उतने टोटल वॉल्यूम से, मतलब मैंने लिया 1000 लीटर, आउट ऑफ 1000 लीटर 4% आपका ये, तो 4% है तो 4% निकाल दो इसका, 4% कितना हो जाएगा 40 लीटर होगा, तो 40 लीटर अगर माइनस कर दिया जाए 1000 लीटर में तो 960 हो जाएगा। हमें कितने के लिए निकालना होगा 1000 लीटर के लिए, तभी तो उसका डेंसिटी निकल आएगा, मास पर यूनिट डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, तो हम लोग पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो इस केस में आंसर आपका दे देगा 1041 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो इसमें देख लो आप क्या गलती कर रहे हो, इसको जो है आप देख लो, कंसंट्रेट कर लो। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। रिएक्शन दिया हुआ है, बैलेंस रिएक्शन है, इस वजह से हम लोग को बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए इसके प्रॉब्लम में। क्या दिया हुआ है 3 मोल्स ऑफ बैरियम क्लोराइड, 3 मोल्स ऑफ बैरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ 2 moles of Na3PO4 is going to form barium phosphate फॉर्म कर रहे हैं
along with NaCl, 6 मोल ऑफ NaCl। अब थोड़ा सा अप्रोच इसमें देखते हैं। बोला गया कि when 2 मोल each of the Na3PO4, इसको भी 2 मोल्स लिया है और इसको भी 2 मोल्स लिया गया, ठीक है। तब बोला गया है कि देखो which of the following is its statement are correct। तो मैं क्या करूंगा, इसको पहले आप जो स्टोइकियोमेट्री के लिए कैलकुलेशन निकालते हो वही करो, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बैरियम क्लोराइड डिवाइड बाई इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 2/3। ये मैं क्यों कर रहा हूं, ये पता करने के लिए इसमें से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, ठीक है। उसको भी लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट में कितने अमाउंट ऑफ मोल्स इसके बन के आने चाहिए। तो अगर आप ये देख रहे हो 2/3 आया, इसकी वैल्यू बात किया जाए तो 2/2 1 आ रहा है, यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा इसमें, देखो आप लिमिटिंग रिएजेंट 1 मोल नहीं 1 आ रहा है, तो इसमें से जो लेस है वो लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा। मैंने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई इस स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो 2/3 ये लेसर वैल्यू है, तो दिस इज गोइंग टू बी आवर लिमिटिंग रिएजेंट। इसके बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा कि कितने मोल्स बन के आ जाएंगे, ठीक है। ये बात समझ में आती है। तो अब देखो इस बात को समझना कि लिमिटिंग रिएजेंट कोई ऑप्शन दिया हुआ है, 5th में ऑप्शन दिया हुआ है बैरियम क्लोराइड इज अ लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। 5th इज करेक्ट, और साथ साथ में ये मैं बोल सकता हूं कि 3rd इज इनकरेक्ट बिकॉज ये एक्सेस अमाउंट में। समझ में आ गया। अब बात किया जाए और ऑप्शन क्या क्या करेक्ट हो सकते हैं। 2/3 मोल्स ऑफ बैरियम फॉस्फेट इज फॉर्म, 2/3 फॉर्म करेगा क्या, बिल्कुल। देखो 3 मोल्स इसका 1 मोल फॉर्म करे, 3 मोल्स बैरियम क्लोराइड, 3 मोल्स ऑफ बैरियम क्लोराइड इज इक्विवेलेंट टू 1 मोल बोल सकता हूं मैं बैरियम फॉस्फेट, तो 1 मोल किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 1/3 के, 1/3 के। मैं क्या बोल रहा हूं कि 2 मोल्स अगर इसको लिया जाए 2 मोल्स ऑफ बैरियम क्लोराइड तो कितना होगा, 2/3। बिल्कुल ये ऑप्शन करेक्ट है, 2/3 मोल्स ऑफ बैरियम फॉस्फेट इज फॉर्म, बिल्कुल हम लोग सेकेंड ऑप्शन कंसीडर कर सकते हैं। अच्छा NaCl कितना फॉर्म करेगा, तो अगर मैं 3 मोल्स लेता तो ये 6 मोल बनता, 1 मोल लिया जाएगा तो 2 मोल बनेगा। अच्छा 2 मोल्स लिया जा रहा है तो कितना बनना चाहिए, 2 मोल्स ऑफ NaCl, यानी कि फर्स्ट इज इनकरेक्ट, ठीक है, फर्स्ट इज इनकरेक्ट। उसके अलावा कौन सा रह गया ऑप्शन हमारा, 3rd तो वैसे भी इनकरेक्ट बोल दिया गया। 4th सही, 4th बात किया जाए कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ Na3PO4 इज लेफ्ट, कितना लेफ्ट रह जाएगा। तो देख लो इसका एक्सेस अमाउंट में, तो अगर मैं बात करूं 3 मोल्स रिएक्ट कर रहा है 2 मोल्स के साथ में, 3 मोल्स ऑफ, मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 मोल्स बैरियम क्लोराइड, 3 मोल्स ऑफ बैरियम क्लोराइड रिएक्टेड विथ 2 मोल्स ऑफ, या इक्विवेलेंट लिख सकता हूं Na3PO4, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ बैरियम क्लोराइड किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 2/3। हम लोगों ने कितना लिया है इसको याद है, 2 मोल्स लिया हुआ है बैरियम क्लोराइड का, तो ये हो जाएगा 4/3। और टोटल अमाउंट कितना लिया गया था, नहीं मिस ये बोलेगा मीनिंग क्या हुआ कि Na3PO4 का जो नंबर ऑफ मोल्स रिएक्ट किया है दैट इज 4/3। तो कितना इनिशियली लिया कितना गया था, 2 लिया गया था, तो 2 में से आप 4/3 माइनस कर दो, यानी कि 2/3 एक्सेस अमाउंट में होगा, ये रह जाएगा। तो 4th ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट, 4th ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। देखो तो सेकेंड हो गया, 4th हो गया, 5th, यानी कि हम लोग ऑप्शन 4 के लिए जा सकते हैं फॉर द क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया हुआ है कि 0.2 मोल्स HCl लिया हुआ है, 0.2 मोल्स बैरियम क्लोराइड लिया हुआ है, वह डिजॉल्व इन द 500 ml ऑफ 0.1 मोलर अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो हम लोग क्या काम करते हैं कि पूछा गया है कि द मोलरिटी ऑफ Cl माइनस आयन, तो आप क्या करो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl माइनस निकाल दो। तो अगर मैं कंसीडर करूं HCl, तो HCl से Cl माइनस कितना आ जाएगा, ये मैं बोल सकता हूं Cl माइनस टोटल, Cl माइनस टोटल is equal to how much, Cl minus from HCl, बात समझ में आती है, प्लस Cl minus from, कहां से और सोर्स क्या दिया है, बैरियम क्लोराइड, प्लस Cl minus from अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। टोटल आप Cl माइनस को कंसीडर कर लो। नंबर ऑफ मोल्स की मैं बात कर रहा हूं, तो Cl माइनस से नंबर ऑफ मोल्स 0.2 हो जाएगा, बैरियम क्लोराइड से, तो बैरियम क्लोराइड 0.2 मोल है, और 1 मोल ऑफ बैरियम क्लोराइड विल जनरेट 2 मोल्स ऑफ Cl माइनस, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं 0.4। अमोनियम क्लोराइड से कितना Cl माइनस आएगा, तो 500 इंटू 0.1, यानी कि कितना दे देगा आपको 50 मिलीमोल्स। बट हम लोग को कितना चाहिए, मोल्स में चाहिए, 50 मिलीमोल्स है, तो 50 डिवाइड बाई 1000 करोगे, 50 डिवाइड बाई 1000 करोगे कितना आ जाएगा, 0.05 आई थिंक, 0.05 ये आंसर आएगा। अब इसको सबको ऐड कर दो तो ये दे देगा आपको 0.65। अब इसको कितने में आप कंसीडर किए, 0.65 मोल्स इन 500 ml में, मुझे कितने में निकालना है इसको 1000 में, तो कितना वैल्यू दे देगा, ये कैंसिल आउट कर दो, कितना वैल्यू दे देगा 1000 ml में,
तो हो जाएगा 6.5 डिवाइड बाई 5 दैट विल बी हाउ मच 1.3 मींस विच ऑप्शन विल बी करेक्ट, फर्स्ट विल बी करेक्ट। ठीक है, समझ में आती है इतनी बात। देख लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 19, ये भी अच्छा प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया हुआ है, दो रिएक्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट रिएक्शन में कॉपर सल्फेट रिएक्ट किया हुआ है 4 मोल्स ऑफ Ki और ये जनरेट कर रहा है Cu2i क्यूप्रस आयोडाइड along with आयोडीन। बैलेंस रिएक्शन है तो आपको बहुत ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। देन I2 रिएक्ट कर जा रहा है किसके साथ में, Na2H2O3, ठीक है, और ये फॉर्म कर ले रहा है NaI, Na2SO4O6 ये फॉर्म कर रहा है और साथ में NaI फॉर्म कर लिया। ठीक है, क्या दिया हुआ है कि 0.1 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट दे हैव टेकन and was added to excess amount of Ki solution and the liberated I2 liberate 120 ml of Na2H2O3 for the reaction, the molarity of Na2SO3। तो इसको इससे समझा जा सकता है। देखो आपने क्या लिया, 0.1 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट, करेक्ट ना। अगर 0.1 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट लिया जा रहा है, कितने मोल्स ऑफ I2 जनरेट होंगे, बैलेंस रिएक्शन है आपके सामने। तो अगर 2 मोल्स लेता तो 1 मोल जनरेट करता, 0.1 मोल ले रहा हूं तो 0.05 मोल्स ये I2 जनरेट होता। तो 0.05 मोल्स I2 अगर लिया जनरेट हो रहा है तो उसके लिए Na2H2O3 कितना लेना पड़ेगा, नहीं थायो कितना लेना पड़ेगा, इसको बोलते हैं थायो। तो थायो कितना लेना पड़ेगा, जस्ट डबल, क्योंकि 1 मोल 2 मोल्स के साथ रिएक्ट कर रहा है तो 0.05 कितने के साथ रिएक्ट करेगा, 0.1 के साथ में। अब आपको क्या निकालना है, आपको जो है मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स निकल गया है, वॉल्यूम आपको दिया है दैट इज 120 ml। आप कैलकुलेट कर सकते हो बिल्कुल, 1000 ml के लिए निकाल दो, 1000 ml के लिए निकाल दो, कितना वैल्यू आएगा ये देख लेते हैं हम लोग। ये हो जाएगा आपका 10/12 यानी कि 5/6 किसकी वैल्यू हो जाएगी, 0.83 मोल। विच ऑप्शन विल बी करेक्ट, सेकेंड ऑप्शन के लिए जा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे बोला गया कि जो है रीअरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मासेस, देयर मास जिस तरीके से इंक्रीज कर रहा है उसके ऑर्डर में निकालना है। तो देख लो आप 1 by 1 ऑप्शन देख लो। फर्स्ट में दिया है 0.5 मोल्स ऑफ O3 दिया हुआ है, ठीक है, 0.5 मोल्स ऑफ O3 दिया है। O3 क्या हो जाएगा आपका, O3 में कितना मोलर मास होगा, 16 × 3 48, तो 48 का हाफ जाएगा, दैट विल बी 24 ग्राम। ठीक है, 24 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं सेकेंड, दैट इज 0.5 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, 0.5 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन का मीनिंग क्या हुआ, 0.5 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन मीनिंग क्या हुआ कि ये आपको दिखा रहा है 0.5 ग्राम एटम मींस 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन। कितना वेट हो जाएगा इसका, बताओगे आप, कितना वेट कंसीडर किया जाएगा इसका, 0.5 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इसका वेट निकाल सकते हो, 0.5 ग्राम एटम, ग्राम एटम क्या दिखाता है, 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन के केस में 32 ऑक्सीजन, 0.32 into 1/2 दैट विल गिव 16 ग्राम। ठीक है, थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, 0.5 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो नंबर ऑफ मोल्स ही दिया हुआ है। ठीक है, ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन देख लो, नेक्स्ट देख लो, तो 3.01123 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, 23 मॉलिक्यूल ऑफ O2। ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 कितना हो जाएगा ये, 3 डिवाइड बाई एवोगाड्रो नंबर दैट इज इक्वल टू 6.023 × 10⁻23। ठीक है, तो ये हो जाएगा हाफ मोल, तो हाफ इंटू ऑक्सीजन का मोलर मास, मॉलिक्यूल दिया हुआ है ना, ये शायद ऑक्सीजन एटम लिया हुआ है तो वी हैव टू कंसीडर दिस एज द 16। जस्ट एक बार कंफर्म कर लो, ये ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन एटम है, वी हैव टू कंसीडर बिकॉज यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। तो 0.5 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो अगर ये लिया मेंशन किया है तो 16 × 1/2 8 ग्राम हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं ये हो जाएगा 16 ग्राम। ठीक है, तो ये 24 8 ग्राम 16 ग्राम। लास्ट केस कंसीडर कर लो, फोर्थ वन, इसमें आपसे बोला गया कि 5.6 लीटर ऑफ, तो 5.6 लीटर एट STP मीन्स कितना मोल हो जाएगा, 1/4 लिया जा सकता है, 1/4 मोल्स ऑफ CO2। तो 1/4 मोल्स ऑफ CO2 यानी कि एक मोल का वेट कितना हो जाएगा CO2 का, 44 ही तो जाएंगे,
44 जो है इसको कैलकुलेट कर लो, 11 ग्राम आ जाएगा। तो सबसे ज्यादा किसका आएगा? सबसे ज्यादा फर्स्ट का, फर्स्ट को फॉलो करेगा सेकेंड, फर्स्ट फॉलोड बाई थर्ड, ये ऑर्डर क्या जाएगा? फर्स्ट फॉलोड बाई थर्ड, 11 ग्राम है ना, 11, 24 और ये 16 ग्राम है। तो फर्स्ट का सबसे ज्यादा, फॉलोड बाई थर्ड, फॉलोड बाई फोर्थ, फॉलोड बाई सेकेंड। So which option will be correct? Clearly we can go for the option first. ठीक है, तो option first will be correct for the question number 20. आइए देखते हैं न्यूमेरिकल टाइप प्रॉब्लम। ठीक है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 ऐसा पूछा है, नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द गिवन कंपाउंड। ठीक है, देख लेते हैं स्ट्रक्चर, एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। SC डबल बॉन्ड O, इस तरीके से ग्रुप ए अटैच्ड, यहाँ पे है NH2, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे इथाइल ग्रुप है। ठीक है, एक बार स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करो इसको, ताकि एक बार आइडिया लग जाए कौन कौन से फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, फिर देखते हैं इसमें कौन कौन से फंक्शन ग्रुप है। इसमें एक और कार्बन है यहाँ पे, C डबल बॉन्ड OH एंड देन C डबल बॉन्ड O। ठीक है, इसमें आपसे पूछा गया है कि नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन द गिवन कंपाउंड। देखते चले, दिस वन इज एल्डिहाइड, दिस इज अमाइड, ये हमारा हो गया कीटोन, ये पूरा का पूरा ग्रुप हो गया एनहाइड्राइड, ये हो गया अमाइड और ये हो गया एसिड। ठीक है, एसिड, अमाइड, एनहाइड्राइड, आती है बात समझ में? एनहाइड्राइड, कीटोन, ये अमाइड नहीं है, अमाइड और इन दोनों में डिफरेंस है। ये हो गया अमीन, ठीक है, अमीन, और ये हो गया एल्डिहाइड आपका। ठीक है, हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट? 1 2 3 4 5 6, तो 6 विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 भी आसान है, बस पूछा गया है कि हाउ मेनी एसिटिलिनिक बॉन्ड इन द गिवन कंपाउंड। एसिटिलिनिक बॉन्ड बोला जाता है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो नंबर ऑफ एसिटिलिनिक बॉन्ड देख लो आप कितने प्रेजेंट है इसमें, एक ही प्रेजेंट है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड एक ही प्रेजेंट है। तो एसिटिलिनिक बॉन्ड हो गया आपका कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये तो आंसर क्या हो जाएगा? सिंपली 1 हो जाएगा इस केस में। 23 की बात कर ले, तो यहाँ पे बोला गया कि कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर, ये मेंशन किया हुआ है Kp, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला MqOR। ठीक है, यहाँ पे P की बार हम लोग को नहीं पता होगा। कंटेन 45.85 पोटेशियम, पोटेशियम का आप कैलकुलेट करोगे 39 के आस 39 आएगा ग्राम पर मोल। तो अगर ये कैलकुलेट किया जाएगा कितना आएगा वैल्यू? 1.18 के आसपास में वैल्यू देगा, 1.18। ठीक है, ये वैल्यू देगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग को रेशियो ही निकालना है, तो रेशियो आ जाएगा 16.43। ये तो हुआ पोटेशियम की बात। देन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सॉरी नाइट्रोजन दिया हुआ है, तो 16.47 डिवाइड बाई नाइट्रोजन के केस में कितना हो जाएगा? 14। ये भी आई थिंक 1.180 आएगा, एक बार देख लो, 1.180 आना चाहिए, हाँ बिल्कुल। देन आपका दिया हुआ इस केस में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को कितना दिया हुआ है? 37.66। ऑक्सीजन का कितना लेंगे? 16 लेंगे। ऑक्सीजन एटम की मैं बात कर रहा हूँ, तो आई थिंक डबल देना चाहिए, इसका जस्ट डबल देगा, तभी सिंप्लीफाई भी किया जा सकता है। इसको आप डिवाइड कर दो किससे? सिंपलेस्ट रेशियो से, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, और ये सॉरी 1 हो जाएगा। 1.18 से सबको मैं डिवाइड कर रहा हूँ, 1.18 और 1.18, तो ये हो जाएगा 2। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? KNO2। अब यहाँ से बोला गया कि PQR का सम किया जाए तो क्या वैल्यू होगा? तो P की वैल्यू 1 हो गया, Q की वैल्यू 1 हो गया और R की वैल्यू 2 हो गया, तो टोटल विल बी 4 इन दैट केस। ठीक है, 23 हो गया। 24 की बात कर लेते हैं। 24 में आपको रिएक्शन दिया हुआ है, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, आप दोनों मेथड के लिए जा सकते हो, आप चाहो तो जो है ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड को फॉलो कर लो, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड को फॉलो कर लो, या हाफ सेल रिएक्शन वाले को फॉलो कर दो। देख लो किस वे से बैलेंस कर सकते हो। मुझे हाफ सेल रिएक्शन थोड़ा ज्यादा मतलब अप्रोप्रिएट लगता है, बिकॉज इन दैट केस मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकालना पड़ता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा जो है आलसी कर देता हूँ, आलसीपन, ताकि ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकालना पड़े। आप जो भी मेथड है वो फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखते हैं 1 बाय 1 जो इसमें प्रोसेस हुआ है, नाइट्रेट कन्वर्ट हुआ है नाइट्रोसोम NO ग्रुप में। ठीक है, तो इस केस में देखो आप कैसे बैलेंस, मेरा अप्रोच थोड़ा सा देख लेना, आप मुझसे ज्यादा सीखोगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप वैसे ही अप्रोच देखना। ऑक्सीजन क्या है इसमें, पहले
इसमें मास बैलेंस करो। दोनों प्रोसेस में डिफरेंस क्या है दोनों मेथड में, कि एक जगह पे मास बैलेंस करके चार्ज बैलेंस किया जाता है, और जब ऑक्सीडेशन नंबर मेथड की बात किया जाता है तो उसमें चार्ज बैलेंस करके मास बैलेंस किया जाता है। बस दोनों में यही डिफरेंस है, लेकिन ओवरऑल रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए, रिएक्शन एज वेल एज द चार्जेस बैलेंस होने चाहिए, न्यूट्रलिटी एट द मास दोनों बैलेंस होने चाहिए रिएक्शन में, ठीक है। तो वही काम करते हैं हम लोग। यहाँ पे पहले मैं मास बैलेंस कर देता हूँ, फिर चार्ज बैलेंस हो जाता है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे नाइट्रोजन दोनों साइड में एटम सेम है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, तो ऑक्सीजन इधर 2 ज्यादा है, मैं क्या करूंगा इसको 2H+ प्रोवाइड कर दूंगा, 2H+ जाएगा या 4H+, तभी तो H2O वहां पे मैं जनरेट कर पाऊंगा, तो 2 मोल्स ऑफ H2O जनरेट हो गए। चार्ज बैलेंस नहीं है, दोनों साइड में चार्ज, मास तो बैलेंस हो गया, देख लो मास बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है, मास बैलेंस है 2H2 बिल्कुल मास बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है, नाइट्रोजन बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस है, चार्ज नहीं बैलेंस है। कितने चार्ज देना पड़ेगा इसको न्यूट्रल बनाने के लिए? 3 इलेक्ट्रॉन, सही है। एक हाफ सेल रिएक्शन बैलेंस हो गया। दूसरे आपके लिए जाते हैं जिसमें क्लोरीन ऑक्सीडाइज हुआ है, क्लोरीन ऑक्सीडाइज होकर क्लोरीन में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। कैसे बैलेंस किया जाए? इधर 2 मुझे ऐड करना पड़ेगा, अच्छा ये एटम तो बैलेंस हो गया, चार्ज बैलेंस करना पड़ेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर देना पड़ेगा, तो अपोजिट साइड ही आएगा। अब इसको क्या करो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ये मुझे थोड़ा सा आसान लगता है, आपको जो भी मेथड आसान लगे उसको सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हो जाएगा आपका 8H+, देखना आप ध्यान से, 8H+, ठीक है, 8H+ या NO3 को पहले लिखा जाए, 2 मोल्स ऑफ NO3 माइनस, मुझे एक्चुअली क्या चाहिए, ये दोनों कोफिशिएंट चाहिए, 6Cl माइनस, यही दोनों कोफिशिएंट चाहिए ही था, बिकॉज यहाँ पे बोला गया कि ABC, मैं बैलेंस ही कर देता हूँ पूरा, आपका 8H+ हो गया, 2NO हो गया और 3Cl2 हो गया अलॉन्ग विथ 4H2, ये कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन हो गया। इसको A मेंशन किया, इसको B मेंशन किया है। मुझे क्या निकालना है? A + B की वैल्यू, तो A = 2, B = 6, A + B = 8। समझ में आती है इतनी बात? मैंने हाफ सेल रिएक्शन का मेथड किया है, मास बैलेंस फॉलोड बाय इलेक्ट्रॉन बैलेंस। अब चाहो तो पहले इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर देना, ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड से निकाल देना, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस निकाल देना और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस निकाल देना। मुझे एक्चुअली इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो दिखता है, इसलिए मुझे अच्छा लगता है इसको बनाना इस मेथड से। आपको जो भी मेथड अच्छा लगे उसको फॉलो करें। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला गया कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन इज 0.1, ठीक है, 0.1 है। तो मोलरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज सेम एज अ मोलरिटी, मोलरिटी और मोलरिटी सेम है। डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन एट 298 केल्विन इज 2 ग्राम पर ct यानी 2 ग्राम पर ml है। द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट टू द सॉल्वेंट। मैं क्या एज्यूम कर लेता हूँ कि सॉल्यूट का मोलर मास m1 जो है सॉल्यूट मोलर मास, ठीक है, और m2 इज द मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, ऐसे ले लेते हैं हम लोग। तो नेट वेट कितना हो जाएगा, टोटल मास कितना हो जाएगा? मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 0.1 इंटू m1 प्लस 0.9, बिकॉज मोल फ्रैक्शन मान दिया, तो मोल फ्रैक्शन 0.1 इंटू 0.9 इंटू m2, ये हो जाएगा टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। अब इसको अप्रोच किया जाए, क्या बोला गया है कि मोलरिटी और नॉर्मलिटी सेम है, तो मोलरिटी पहले हम लोग यही निकाल लेते हैं, मोलरिटी को स्मॉल m को निकाल लेते हैं, व्हाट इज द मोलरिटी। तो मोलरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट मास ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। तो मास ऑफ द, अगर मैं कंसीडर करूं 0.1 मोल ऑफ सॉल्यूट है, कितने में प्रेजेंट है? सॉल्वेंट का मास कितना हो जाएगा? 0.9 इंटू m2 इंटू 1000 क्यों? क्योंकि ये ग्राम निकला है, मुझे 1000 ग्राम में निकालना रहता है। तो ये हो गया हमारा मोलरिटी, सॉरी मोलरिटी। अब मोलरिटी की बात करते हैं। तो मोलरिटी में क्या है? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए? तो ये तो हो गया मास ऑफ द, इसको स्मॉल m से लिख दिया जाए, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। अगर टोटल मास पता है तो मैं क्या करूंगा, मास बाई डेंसिटी हम लोग को क्या दे देगा, जैसे मास बाई वॉल्यूम होता है डेंसिटी, तो मास बाई डेंसिटी क्या दे देगा, वॉल्यूम। तो मैं क्या करूंगा, मुझे वॉल्यूम ही चाहिए, तो 0.1 m1 प्लस 0.9 m2, कितना मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये हो गया मास डिवाइड बाई डेंसिटी। डेंसिटी कितना दिया है, 2 इंटू 1000, ये हो जाएगा। अच्छा, इन दोनों को इक्वेट कर दो, इक्वेट करने पे ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ क्योंकि बोला गया है कि मोलरिटी और नॉर्मलिटी दोनों इक्वल है, तो 0m2 इक्वल टू 2 बाई 0.1 m1 प्लस 0.9 m2, करेक्ट ना। ये हो जाएगा आपका 0.1 m1 प्लस 0.9 m2
दैट इज इक्वल टू 1.8 m2। अब इसको आप m2 को बाहर लेते आओ, इस साइड लेते आओ तो ये हो जाएगा 0.1 m1 इक्वल टू 0.9 m2। ठीक है, आपको रेशियो निकालना है मॉलिक्यूलर वेट का, तो m1 by m2 सॉल्यूट बाई सॉल्वेंट निकालना है, तो m1 by m2 इक्वल टू 0.9 डिवाइड बाई 0.1, दैट विल गिव हाउ मच दैट नाउ। ठीक है, तो ये हमारा रहा जो है 9 आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन स्लाइडली ट्रिकी थे आपके, इसमें सभी डिफिकल्ट नहीं थे, कुछ प्रॉब्लम हम लोग आसानी से बना सकते थे। पेपर ओवरऑल अच्छा पेपर था, राइट, ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन थे। हाँ, आपको जो है मेहनत करना की ज़रूरत है, जो लोगों ने थोड़ा सा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दिया, बट अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है, अभी शुरू किया है हम लोगों ने। ठीक है, मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि पहले हम लोग चलना सीखते हैं, ठीक है, उठना सीखते हैं, फिर चलना सीखते हैं, फिर दौड़ना, फिर उड़ने की बात करते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी बहुत टाइम हमारे सामने, हम लोग उसी हिसाब से मेहनत अपनी जो है पीछे नहीं करेंगे। ठीक है, कितना भी हम लोग का जो है चीज़ें हो सकती है पीछे करने के लिए लगे कि हम परफॉर्मेंस उतने हद तक नहीं गया जितने एक्सटेंट तक सोचकर हम लोग पेपर के लिए बैठे थे, बट पेपर हम लोग को हमेशा देना है। ये मैं बता रहा हूँ कि पेपर आप कभी मत छोड़ना, पेपर देना, पेपर को संभाल के रखना, बिकॉज ये जो क्वेश्चंस हैं जो है आपको आके बाद में जेई में क्वेश्चन पूछता है या एडवांस में पूछता है, तो इन दैट केस आपको जो है कहीं ना कहीं वो हेल्प करेगा ही, उस क्वेश्चन को जो है फिर से रिवाइज करने में हेल्प करेगा। तो आप उस पेपर को संभाल के रखना, जहाँ पे भी सेव करो, जिस फोल्डर में सेव करो तो उसको सेव करके रखना। ठीक है, तो फिर जो है डिस्कशन हम लोग कंटिन्यू रखेंगे एडवांस टेस्ट के लिए। आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, जो भी कॉन्सेप्ट बताया गया है क्लास में, जो भी चीज़ें बताई गई हैं लेक्चर में, उसको आप सीखो और उसको जो है नेक्स्ट जो टेस्ट हो एडवांस टेस्ट, उसको आप अच्छे से लिखो। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट।